हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटरशिप फोरम। एईडीओ निर्णायक का टेस्ट 4 उसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ क्वेश्चंस का। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। बेसिकली ये परसेंटेज का क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले कुछ हम एक परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, तो हमारा कैलकुलेशन ईजी होता है और थोड़ा जल्दी हो जाता है। जैसे कि 1 सेकेंड, फॉर एग्जांपल हमें कुछ परसेंटेजेस, कॉमन परसेंटेजेस का वो पता होना चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू। फॉर एग्जांपल जो बहुत कॉमनली आते रहते हैं, जैसे 10%। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। 25% इसका क्या होता है? 1/4। कैसे आता है वो भी उतना बड़ा वो नहीं है। 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 10/100। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंपली 1/10 आता है। और फिर इसी तरह 25 को 25/100 सिंप्लीफाई करने पे है, तो मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख रहा हूँ। 33.33% को हम लिख सकते हैं 1/3, है ना। ये 3 बेसिकली 20% भी 4, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। अब ये पता होने से हमारा फ़ायदा ये होता है, 20 लिखना वैसे ज़रूरी भी नहीं था, लेकिन ठीक है। जैसे अगर हमारे पास और कोई कॉमन परसेंटेज आता है, मान लो हमें देता है 30%, तो 30% क्या होता है? 10 × 3 होता है, तो उसका जो फ्रैक्शन होगा वो भी क्या होगा? 1/10 का × 3 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 30%, या इसको 3/10 लिख सकते हैं। उसी तरह अगर हमसे कोई बोलता है 50%, 25% की जगह 50% कोई बोल दे, तो × 2, 25 × 2 अगर 50 होता है तो 1/4 × 2 इज इक्वल टू 2/4। ये 50% का होता है, या इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा तो 1/2 होता है ना। तो अगर हमें बेसिकली ये सब मिटा देता हूँ, बेसिकली अगर हमें और भी वैसे तो फ्रैक्शंस होते हैं, लेकिन बेसिकली अगर हमें ये 3 पता है तो हम काफ़ी सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। कहीं कहीं पे इशू आएगा, लेकिन या तो इनके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कुछ होगा। मान लो अगर मुझे दे देता है 12.5%। 12.5% क्या होता है? 12.5 25% का आधा, मतलब /2। तो 25 का आधा अगर 1/4 है, तो 1/4 का हाफ इज इक्वल टू 1/8। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि ये 3% का अगर हमें फ्रैक्शन पता है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम हैंडल कर पाएंगे। बहुत रेयरली कहीं पे इशू आएगा हमें, ठीक है। तो ये 3 कम से कम, और नहीं तो कम से कम ये 3 हमें परसेंटेज के फ्रैक्शन फॉर्म याद होने चाहिए, तो हमारे क्वेश्चन काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 1 सेकेंड, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, एक चीज़ परसेंटेज के बारे में हमें और पता होना चाहिए। जैसे कहीं पे हमें लिखा है अगर कि कोई भी वैल्यू है, मान लो 100 है हमारे पास, उसमें 10% का इंक्रीज़ है, 10% से बढ़ा है, 10% का इंक्रीज़ है। इसका क्या मतलब होता है? पहली बात तो 100 का 10% क्या होता है? 100 इंटू, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में देखा था, 10% मतलब 1/10। तो इसका 10% हमारे पास सिंपली इज इक्वल टू 10 होगा। 100 का 10% 10 होगा। लेकिन अगर हमसे कोई बोलता है कि 100 में 10% का इंक्रीज़ है, तो उसकी वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगी? 10% का इंक्रीज़ होने का मतलब है 100 में हमारे पास 10% जुड़ जाएगा, है ना। 10% ऑफ 100, मतलब इसका मतलब बेसिकली ये होता है 10% ऑफ 100। तो फाइनली जो वैल्यू है ना वो ये हो जाएगी 100 प्लस उसमें 10% का इंक्रीज़, मतलब 10% ऑफ 100, मतलब ये जो 10 आया है वो इंक्रीज़ होगा, है ना। तो बेसिकली ये वैसे तो 110 हो जाएगा, ये हमने देख ही लिया है। लेकिन यहाँ से हमें अगर मान लो इन दोनों में से हम 100 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 100 कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ से हमने 100 कॉमन लिया प्लस के बाद से, तो हमारे पास 10% बचा। अब 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 1/10, है ना। तो इसको फिर फाइनली क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू, अगर इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 10 × 1 + 1 तो ये हमारे पास 11/10 आ जाएगा। तो इसका कहने का ये मतलब है कि अगर हमारे पास किसी वैल्यू में 10% का इंक्रीज़ है,
मतलब 100 में अगर 10% का इंक्रीज है तो 10% को पहली बात तो हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में 1/10 लिख सकते हैं, ये हमने देखा अभी। तो 1/10 को क्या है, फिर अगर डायरेक्टली इतने स्टेप्स करने की जगह अगर 10% का हमारा इंक्रीज है 100 में, तो हम डायरेक्टली क्या है ना, जो भी परसेंटेज का फ्रैक्शन पार्ट है तो वो नीचे वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा 10, ऊपर वाले पार्ट में क्या है ना, हम जो नीचे वाला पार्ट है फ्रैक्शन का 10, यहाँ पे 10 + 1, ठीक है, ये अगर हम करते हैं तो डायरेक्टली हम क्या, इनटू मल्टीप्लाई है, ये डायरेक्टली हमारे पास क्या है, वैल्यू इसकी निकल के 110 आ जाएगी। इतने स्टेप्स हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। बेसिकली फिर दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास 100 है, इसको हमें 25% से अगर इंक्रीज करना है, पहले तो 25 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4 होता है, मतलब इंक्रीज करेंगे 1/4 से, इसका मतलब क्या है, सीधे हम मल्टीप्लाई किससे कर सकते हैं, नीचे एज इट इज़ 4, ऊपर 4 + 1 5, है ना। डायरेक्टली अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू 125, है। किसी भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें 30% का इंक्रीज देता, 30% का पहला मतलब क्या होता है, 10 का 1/10 होता है, तो 30 का क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, है ना। तो 100 को डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई किससे कर सकते हैं, नीचे 10 इज एज इट इज़, ऊपर क्या 10 + 3 13, और ये हमारे पास डायरेक्टली 130। मतलब अगर हमें इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोलते हैं, अगर हमें ये पता हो तो हम बहुत ही मतलब स्टेप्स हमारे बच जाते हैं, समय हमारा बच जाता है, जल्दी कैलकुलेट कर पाते हैं चीज़ों को, है ना। और ये तो इंक्रीज की बात है। सिमिलर अगर हमारे पास डिक्रीज आ जाता है, तो जैसे अगर हमारे पास 25% का इंक्रीज है तो हम 1/4 से इंक्रीज करते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या आता है, नीचे एज इट इज़ डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा 4 + 1, ये इंक्रीज की बात हो रही है, 4 + 1 5, 5/4। अगर हमें दे देता है कि 25% का डिक्रीज है, मतलब 1/4 तो सेम ही है, इस केस में क्या डिनोमिनेटर अभी भी सेम रहेगा, लेकिन न्यूमरेटर में अब हम जो 4 + 1 कर रहे थे 5, अब उसकी जगह क्या करेंगे 4 - 1, 4 - 1, तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 हो या जो भी ओरिजिनल वैल्यू जो भी हो। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में क्या, अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिनोमिनेटर दोनों केस में सेम रहेगा, इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, जो भी फ्रैक्शन है उन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं जब इंक्रीज हो रहा है, और डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जब डिक्रीज हो रहा होता है, तो है ना। तो इससे हमारे पास डायरेक्टली वैल्यूज़ बहुत ईजिली आ जाती हैं। जैसे 100 में अगर हमें 25% का इंक्रीज करना है तो हम डायरेक्टली 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 में अगर हमें 25% का डिक्रीज करना है तो डायरेक्टली हम 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस केस में हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 25% का ना 125, और यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी 75। हमें कोई स्टेप्स एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैलकुलेशन इससे बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातों का ध्यान रखना, ठीक है। फिर हम अपना ये मतलब कई जगह पे यूज़ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, जहाँ पे भी परसेंटेज का टर्म्स आएगा, कहीं ज्योमेट्री में भी इवन कि इतने परसेंट से अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है, ब्रेथ डिक्रीज हो रही है, तो परसेंटेज जहाँ भी यूज़ होगा वहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड फ्रैक्शंस बहुत यूज़फुल होते हैं। जैसे हम पहला अपना क्वेश्चन करते हैं, 40% ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सी। तो हम 40% को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हमें 10% पता है क्या होता है 1/10, 40% क्या होगा इंटू 4 हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली ए को यही लिख देते हैं 4/10 ए। 60% को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 10 × 6, है ना, 6/10 अपना बी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर ले ना 2, तो ये हमारा पास फाइनली क्या आ रहा है, 2/5a इज इक्वल टू 3/5b इज इक्वल टू 1/6 सी। अब इन सबको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि सबको हम इज इक्वल टू के मान लेते हैं। के मानने का क्या मतलब है, 2/5 ए भी के के बराबर है, 3/5 बी भी के बराबर है। इससे हमारी ना इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकालने में हमें आसानी होगी। जैसे 2/5 ए इज इक्वल टू के, इसका क्या मतलब हुआ, ए इज इक्वल टू 5/2 के, 5 और 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 ऊपर चला गया 2 नीचे। सिमिलरली 3/5 बी है अगर हमारे पास इज इक्वल टू के, ये हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 5/3 के। सिमिलरली हमारे पास 1/6 सी इज इक्वल टू के है,
तो सी हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 6K। अब क्या है ना, ए और बी और सी की हमारे पास के फॉर्म में अगर वैल्यू आ गई है तो हम इसका रेशियो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। A/B/C क्या होगा हमारे पास 5/2K, ये हमारे पास 5/3K 6K। के क्या है, तीनों जगह से अपने आप कैंसिल हो जाएगा। और जो भी अगर हमें क्या ये डिनोमिनेटर हटाना है तो हम क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म्स है ना उनका एलसीएम, इस केस में एलसीएम 6 होगा, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, उससे हमारे पास क्या निकल के आएगा, जैसे 5/2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस केस में हमारे पास 15 बचेगा, 5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमारे पास 10 बचेगा, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 36। ये हमारा डायरेक्टली रेशियो निकल के आ जाएगा और हमारा ये फिर हाँ ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है 8% को पहली बात तो हम लोग सीधे अगर इसका नहीं भी पता है सीधे रेशियो फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में। हमारे पास ये है 2 और ये 25, तो 2/25 लिख सकते हैं डायरेक्टली, और इसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। हमारे पास क्या दिया है, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, पिछले जो हमने शुरू में डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की जो हमने बात की थी, 2/5 है एक तो 8%। हमारे पास मान लो इनिशियली पॉपुलेशन थी P, ठीक है, और हमारा फ्रैक्शन ये है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का अब इंक्रीज होकर पॉपुलेशन कितनी हो गई है 142,560। तो 8% से इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का अगर हम यूज़ करेंगे तो P को किससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज़ 25। इंक्रीज का क्या मतलब था कि डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर को ऐड करके जो भी आएगा उसको ऊपर डायरेक्टली लिख सकते हैं 27, है ना। तो हमारी अगर इनिशियली पॉपुलेशन लेट P है, पॉपुलेशन इनिशियली, तो इंक्रीज अगर 8% से होने का क्या मतलब है, जो इंक्रीज हुई पॉपुलेशन वो P में इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो आ रहा है 8% का वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो ये वैल्यू दी हुई है इंक्रीज होकर क्या आ जाएगी 142,560। ये हमारा डायरेक्टली इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, इसको बस सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं P क्या हो जाएगा 25 वहाँ चला जाएगा और 27 डिनोमिनेटर में। इसको कैंसल आउट करने पे हमारे पास फाइनली पॉपुलेशन जो भी है ये 9 से होगा, ये भी 9 से होगा, फाइनली पॉपुलेशन हमारे पास 132,000 ये आ जाएगी। कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। आंसर हमारा यहाँ डी हो जाएगा। ऑलराइट, फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 अगेन ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसमें बस थोड़ा सा हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं, उसमें समझ आ जाएगा। जैसे हमारे पास क्या दिया है, 2 कैंडिडेट्स हैं ए और बी, कोई कैंडिडेट्स होंगे ए एंड बी। उसमें से ना जितने भी टोटल वोट्स हैं उनमें से 10% लोगों ने अपने वोट दिए ही नहीं है, 10% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं कि हमारे टोटल वोट्स पी हैं, ठीक है, सपोज लेट पी हैं टोटल वोट्स, इनमें से 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिए। 10% का मतलब हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं फ्रैक्शन में 1/10। तो इसका ये मतलब हुआ कि 1/10 लोगों ने वोट नहीं देने का क्या मतलब हुआ, हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों की बात की थी। तो मतलब इसमें से P में से 10% लोगों ने नहीं दिया, मतलब 10% का रिडक्शन है जो एक्चुअल जिन्होंने वोट दिया। तो इस केस में हम P को क्या लिख सकते हैं, जो लोगों ने वोट दिया, वोटर्स लेफ्ट कह सकते हैं, वो वाकई में कितने होंगे P में से, क्योंकि 10% का रिडक्शन है तो P इंटू हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, डिनोमिनेटर एज इट इज। डिक्रीज के केस में क्या था, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर घटा देना, है ना। डिक्रीज का मतलब सिंपल है, सब्ट्रैक्ट और एडिशन कहाँ पे करना है वो इसी से समझ आ जाएगा कि हम इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज। डिक्रीज कर रहे हैं तो सिंपली हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को, इंक्रीज कर रहे हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये सिंपली 9/10 P, ये क्या है, हमारे वैलिड वोट्स हैं, जिन्होंने, मतलब वैलिड का मतलब ये नहीं, वैलिड नहीं मतलब इतने लोगों ने वोट दिया है, 10% ने नहीं दिया, इतने लोगों ने वोट दिया है ना। एक्चुअल वोट्स कह सकते हैं इनको, कि 9/10 P लोगों ने वोट दिया है। अब अगला हमारे पास क्या दिया है 75। अब इसमें से 75 वोट्स ना इनवैलिड है, इसमें से जो जिन्होंने दिया है उनमें से 75 वोट्स इनवैलिड है, जिन्होंने नहीं दिया उनका तो इनवैलिड और वैलिड की बात ही खत्म हो गई। जिन्होंने दिया है उनमें से 75 वोट्स आर इनवैलिड। ठीक है, अगला क्या दिया, विनर गोट 50% ऑफ द टोटल वोट्स। अब विनर ने 50% ऑफ द टोटल वोट्स का क्या मतलब है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि जिन्होंने कास्ट किया या जिन्होंने इनवैलिड हो गया, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दिया। मतलब 50% ये जो है ना, ये 50% ओरिजिनल जितने भी वोट्स हैं जो हमने P सपोज किया है, इसके 50% वोट्स, 50% को हम चाहें तो 1/2 लिख सकते हैं वैसे फ्रैक्शन में, है ना। तो विनर क्या है, इसके 50% वोट्स, मतलब सिंपली इसके आधे,
1/2 का मतलब हाफ ही होता है, इसके आधे, पी के आधे वोट्स। विनर को कितने वोट्स मिले, मान लो विनर हम डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं, इसको मिले हैं पी के आधे, मतलब p/2 वोट्स, है ना, विनर को ये वोट्स मिले हैं। अब हमसे कह क्या रहा है कि लूज़र को हम मान लेते हैं कि l वोट्स मिले हैं, लूज़र को l। अब हमें कह क्या रहा है कि विनर और लूज़र के बीच के जो वोट्स का डिफरेंस है, जितने उन्हें मिले हैं वोट्स, वो है 170 के बराबर। मतलब अगर हमने विनर को W माना है, लूज़र को हमने L माना है, तो W माइनस L हमारे पास 170 के बराबर है, ये दिया हुआ है। और विनर माइनस लूज़र, ठीक है, और विनर प्लस लूज़र, मतलब जो टोटल वोट्स मिले हैं जो कि दिए गए हैं और जो इनवैलिड भी नहीं है, मतलब ये 10% को हटा दिया जाए और ये 75 वोट्स को भी हटा दिया जाए, तो विनर और लूज़र को कितने वोट्स मिले हैं, विनर और लूज़र को कितने वोट्स मिले हैं, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, विनर और लूज़र को टोटल कितने वोट्स मिले हैं ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, मिले किन में से होंगे, ये जो वोट्स नहीं दिया वो तो नहीं मिले होंगे, बाकी ये 75 वोट्स भी हटाने पड़ेंगे, तो टोटल वोट्स जो विनर और लूज़र को मिले हैं वो हमें सामने आएंगे। जैसे हमारे पास वैलिड वोट्स कितने हैं, ये 9/10 है, और इनमें से 75 वोट्स वैलिड नहीं, मतलब 9/10 लोगों ने वोट्स दिए हैं, बस वैलिड इनवैलिड की बात नहीं, 9/10 लोगों ने वोट्स दिए हैं, और इस 9/10 में से 75 वोट्स जो हैं वो हमारे इनवैलिड है। तो ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल वोट्स विनर और लूज़र को मिला के मिले होंगे वो क्या होंगे, W + L विल बी इक्वल टू, ये जो वोट्स जो दिए हैं जिन्होंने 9/10p, उनमें से 75 वोट्स क्योंकि वो इनवैलिड थे वो माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 75 किसी के उसमें जाएंगे नहीं, है ना, तो ये वाले हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो एक्चुअली में जो विनर और लूज़र को वोट्स मिला के जो मिले होंगे वो ये मिले होंगे, और ये डिफरेंस, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, 1 और 2, ठीक है। इन दोनों को सिंपली अगर हम ऐड कर दें तो ये माइनस और माइनस वाले टर्म्स L वाले कैंसिल हो जाएंगे, और W + W 2W विल बी इक्वल टू, ये दोनों इधर से जो ऐड होंगे तो 9/10p तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये 170 और माइनस 175 विल बी इक्वल टू 95। अच्छा ठीक है, क्या हम W को P के टर्म्स में लिख सकते हैं, W को हम P के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया ना, विनर गॉट 50% ऑफ द टोटल वोट्स, तो सिंपली इसका क्या मतलब हुआ, ये हमने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, W को हम P के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू W की जगह हम P/2 लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 9/10p प्लस 95। बाकी ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई जैसे भी करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो P की वैल्यू है वो यहाँ से निकल के आ जाएगी 950। अब 950 हमने क्या था, इनिशियल जो टोटल वोट्स हैं उसको कंसिडर किया था, तो सिंपली हमारा आंसर यहाँ 950 हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, मूविंग अहेड, टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला क्या, मतलब रिलेशनशिप होती है कि टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज बोल लो या टाइम बोल लो, जो भी है, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें 24 पीपल दिए गए हैं, मतलब एक से ज़्यादा पीपल दिए गए हैं, उन्होंने कुछ मिलकर काम किया है, तो कुछ काम इतने दिनों में हुआ, तो इसमें हम क्या ना सपोज कर लेते हैं कि 1 मैन 1 डे में 1 यूनिट काम करता है, 1 यूनिट, ये बस सपोज कर लेते हैं फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही करना है, लेकिन इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाता है। जब भी हमारे पास ऐसा दिया हो गया होगा 6 मैन ने शुरू किया, फिर इतने लोग और जुड़ गए या इतने लोग कम हो गए, तो ऐसे क्वेश्चंस में ना ये बहुत ईजी पड़ता है, 1 मैन 1 डे में 1 यूनिट काम करता है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या क्वेश्चन में दिया गया, 24 पीपल एक 90 वॉल्स को, 90 आइडेंटिकल वॉल्स को 25 दिन में बनाते हैं। तो नंबर ऑफ वॉल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, अगर हमारे पास 24 पीपल हैं और 25 डेज तक काम करते हैं, तो हमारे पास जो ये रिलेशन है इससे हम टोटल वर्क कितना निकाल सकते हैं। टोटल वर्क हमारे पास 25 मैन है, एक मैन एक दिन में एक काम करता है, ठीक है, तो 24 मैन 25 डेज में कितना काम करेंगे, इसको ठीक है, अभी इसको वो करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की, मतलब 24, मतलब ये रिलेशन मेरा मेन बताने का यह मतलब था कि 24 डेज में 25 डेज में 24 पीपल क्या है, इतना काम करेंगे, ये टोटल वर्क हो जाएगा। तो हम, और दूसरी जगह पे हमारे पास क्या दिया गया है कि 27 पीपल कितने दिन, मतलब 27 पीपल का हमारे पास नंबर ऑफ डेज पूछा गया। तो इस केस में ना हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप क्या होता है
कि मान लो दो तरह की है ना, कि M1 जो पहली कंडीशन दिया, उन्होंने जितनी भी एफिशिएंसी से, इवन एफिशिएंसी से काम किया होगा, कितने दिन तक काम किया होगा D1, कितने आवर्स तक काम किया होगा H1 आवर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो दूसरा कंडीशन दिया गया कि इतने मैन है, M2 मान लो मैन है, उनकी एफिशिएंसी मान लो E2 है, उनके नंबर ऑफ डेज D2 है, नंबर ऑफ आवर्स H2 है, तो इनका किया हुआ वर्क जो कि W1 है डिवाइडेड बाई, मतलब ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा कि मतलब जितने मैन एफिशिएंसी डेज आवर्स से जो वर्क होगा, दूसरे केस में भी जो मैन एफिशिएंसी डेज आवर्स में जो वर्क होगा, उनका रेशियो, जो टोटल वर्क का रेशियो है वो कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है, अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स तो दिए नहीं गए, एफिशिएंसी हमने सपोज कर लिया 1 यूनिट सबकी, तो उसका भी कोई खास रोल है नहीं। तो हमारे पास क्या है कि मैन जो है, कहाँ गया मैन, वन मोमेंट, आई होप आई एम ऑडिबल, थोड़ा हैंग हो रहा है, ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में मैन कितने दिए गए हैं 24, और उन्होंने काम कितने दिन तक किया है 25, तो हमारे पास ऊपर हो जाएगा क्या 24 इंटू 25, एफिशिएंसी तो हमने कॉमन 1 ही मान रखी है, और नीचे वाले केस में भी सिमिलर टाइप के ही पीपल दिए गए हैं, कोई एफिशिएंसी में दोनों के आपस कंपैरिजन नहीं दिया गया है, तो मतलब E1 और E2 सेम ही रहने वाला, और हमने 1 कंसिडर किया तो उसको हम छोड़ सकते हैं फिलहाल, ठीक है। तो नीचे वाले केस में हमारे पास क्या दिया गया 27 मैन, और हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हैं उनके, है ना, कि कितने डेज हैं, तो हम इसको D2 ही रहने देते हैं, D2। अब इन्होंने 24 इंटू 25 काम करके कितना काम किया है, यहाँ दिया है 90 वॉल्स बना दिया, ठीक है, 90 वॉल्स, और नीचे वाले केस में हमसे कितना पूछा गया 162 वॉल्स, 162, ठीक है। इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी है यहाँ पे ये 9 से हमारा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 9 1 7 0 9 8 18, फिर हमारा 9 2 18, ये 9 10 19 2 5, ये वाला 5 हमारा यहाँ कट जाएगा, ठीक है। तो D2 हम यहाँ बेच सकते हैं, तो D2 हमारे पास क्या आ जाएगा D2 हमारे पास आ जाएगा 24 इंटू 5 मतलब 120, ठीक है, 120, कुछ मिसिंग है क्या, हाँ यहाँ का 3 रह गया, 120/3 इज इक्वल टू 40 डेज, ठीक है, 40 डेज। अब ये 40 डेज हमारे पास ये वाला D2 आ गया, मतलब हाउ मैनी डेज में ये दूसरे वाले काम करेंगे, लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान देना होगा, यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि कितने दिन में ये लोग काम करेंगे, कितने दिन और लगेंगे, जैसे 24 पीपल को 25 डेज तो लगे ही थे 90 वॉल्स के लिए, तो 27 पीपल को 162 वॉल्स बनाने में 25 से और कितने ज़्यादा लगेंगे, हाउ मैनी मोर डेज पूछा है, ना कि हाउ मैनी डेज पूछा है, इससे ना थोड़ा फर्क पड़ जाता है, इस चीज़ पर ध्यान देना, हाउ मैनी मोर मतलब कितने और ज़्यादा, टोटल तो इनको 40 लगे, लेकिन 25 से कितने ज़्यादा लगे, 25 से 15 डेज मोर लगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन फिर सिमिलर, 18 वर्कर्स इतने दिन में करते हैं, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड जो भी है, तो यहाँ पे फिर से हम 1 मैन 1 डे 1 यूनिट काम करता है, ये सपोज कर लेंगे, लेट तो 18 वर्कर्स 96 डेज में कितना काम किए होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर नहीं दिया है लास्ट क्वेश्चन की तरह, कि यहाँ पे जैसे दिया था कि 90 वॉल्स बना दी, या टोटल वर्क दिया नहीं है, तो हम सिंपली टोटल वर्क क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे सिंपली हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, जो भी 18 वर्कर्स की एफिशिएंसी है 18 इंटू 1, ये एक दिन का काम, जैसे एक मैन एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 18 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे 18 यूनिट्स करेंगे, सिंपली ये इनकी एफिशिएंसी हो गई, इनटू कितने दिन काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज 96, ठीक है, तो ये सिंपली टोटल वर्क आ जाएगा 1728, ठीक है। अच्छा, ये टोटल वर्क का मैंने कैसे निकाला, ये लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि ये हम रिलेशनशिप याद रख सकते हैं, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम टेकन या नंबर ऑफ डेज टेकन, जो भी है, ठीक है। ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया, 96 डेज में 18 वर्कर्स जो टोटल वर्क करेंगे, टोटल वर्क। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है कि दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, 18 वर्कर्स साथ में काम करना शुरू करते हैं, ये तो मतलब इतना काम करना है इन्हें, टोटल वर्क है ना। अब ये साथ में काम करते हैं 18 वर्कर्स, तो इनका एफिशिएंसी पर डे का तो 18 ही रहने वाला है, 18 इंटू 1, ठीक है। अब ये 26 डेज तक तो काम करते हैं, 18 इंटू 1 मतलब 18 की एफिशिएंसी से 26 डेज तक तो काम करते हैं, ठीक है। तो 26 डेज तक में इन्होंने कितना काम कर लिया होगा, 26 इंटू 18 468 रफली,
468 होगा, ठीक है। तो 468 काम तो इन्होंने इतने दिन में कर लिया होगा। अब हमें कंडीशन क्या दिया कि 26 डेज बाद 10 मोर वर्कर्स ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब अभी 18 थे, अब 10 मोर हो जाते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 28 वर्कर्स। तो अब क्या है ना, अब हमारे पास पर डे की एफिशिएंसी अब 18 नहीं रहेगी, अब 28 वर्कर्स हो गए हैं, तो पर डे की एफिशिएंसी हमारे पास 28 × 1 = 28 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब हमें 28 वर्कर्स से काम कितना करना है, 468 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमारा लेफ्ट ओवर काम कितना है, लेफ्ट ओवर काम 1728 - 468 है ना, तो ये 1260, तो लेफ्ट ओवर काम हमारे पास ये बचेगा 26 दिन के बाद, जब 28 वर्कर और काम कर रहे हैं। तो अब हमें एक सिंपल रिलेशनशिप पता ही है, अब हमें इतना काम करना है, मतलब वर्क हमारे पास है, वर्क का क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज, हमें डेज निकालने हैं, तो डेज हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क बाई एफिशिएंसी, तो हमारे पास डेज क्या आ जाएगा, वर्क हमारे पास इतना है 1260, एफिशिएंसी हमारे पास ये है 28, ये सिंपली करने से हमारे पास आ जाएगा 45 डेज। तो ये वर्कर्स क्या है, 45 डेज में इतना काम कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान क्या देना है, इन हाउ मैनी डेज इन ऑल विल द वर्क बी कंप्लीटेड। अब हमने जो यहाँ पे 45 निकाला है ना, ये 26 डेज इतना काम होने के बाद ये 45 डेज इसने काम को कंप्लीट होने में लग रहा है, तो मतलब हमारे पास जो टोटल डेज जो होंगे वो 45 प्लस ये 26, मतलब कि 71, तो टोटल डेज हमारे जो ऑल जो पूछा है वो हो जाएंगे 71। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, पिछले भी क्वेश्चन में कि एग्जैक्टली पूछा क्या, हाउ मेनी मोर, या बाकी कितने दिन में हो जाएगा, या टोटल कितना है, क्या पूछा ये जरूर देखना, नहीं तो हम सॉल्यूशन करने के बाद भी गलतियां कर सकते हैं। हालांकि इसमें ऑप्शन ऐसे दिए थे कि गलतियां नहीं होंगी, मान लो ऑप्शन यहाँ 45 देता और हम देखते ही लगा देते तो गलती के चांस थे, ठीक है। ये एक और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन 81। अब इसमें क्या दिया हुआ है ना, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम एलसीएम मेथड यूज़ करते हैं। एलसीएम मेथड क्यों यूज़ करते हैं ये बताता हूँ। एलसीएम से ना, जैसे मिट्ठू 12 आवर्स में काम करता है, T2 + C2 2 घंटे में काम करते हैं मिलके, है ना, मिट्टू का अकेले में दिया था, मिट्टू + C2 3 घंटे में काम करते हैं। अब एलसीएम हम अगर इन तीनों का निकालते हैं ना, अगर हमें कोई चीज़, हमें टोटल वर्क क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन में सपोज करना पड़ता है, तो अगर हम एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकालते हैं, एलसीएम को टोटल वर्क मानते हैं, तो हमें कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, इसलिए हम एलसीएम मेथड से ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 12 2 एंड कॉमन इनमें आ जाएगा 12, ठीक है, तो वो कैलकुलेट कर लेना, या कर ही देता हूँ यहाँ पे सिंपल तरीके से। हमारे पास 3 4, ये 2 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, 2 2 1 1, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपली एलसीएम 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे एलसीएम से क्या होता है, एलसीएम हम अपना टोटल वर्क मान सकते हैं। टोटल वर्क मानने का क्या मतलब है, वर्क = एफिशिएंसी इंटू टाइम या नंबर ऑफ डेज होता है, हमें पता, हमें यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, आवर्स में दिया है, नंबर ऑफ डेज या आवर्स, कुछ भी टाइम, कुछ भी फॉर्म में हो सकता है। हमें यहाँ पे टाइम दिया है, हमने वर्क को सपोज कर लिया है, तो हम एफिशिएंसी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे मिट्टू की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, टोटल वर्क कितना है 12 है, और ये टाइम कितना लेता है 12 आवर्स लेता है, तो इसकी एफिशिएंसी 1 की हो जाएगी, है ना। 1 यूनिट वर्क मतलब करेगा हर घंटे, 12 आवर्स में 12 यूनिट्स काम करता है, तो 1 आवर में 1 यूनिट काम करेगा। उसी तरह T + S की एफिशिएंसी हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, 12 टोटल वर्क है, इनका टाइम टेकन 2 आवर्स है, मतलब 6, इनकी साथ में है, ये ध्यान रखना है। M + S का कितना होगा 12/3, तो एफिशिएंसी इनकी आ जाएगी कितनी, 4 के बराबर। अब हमें ये पता है मिट्टू की अकेले की हमारे पास है M = 1 एफिशिएंसी, तो M + S अगर 4 है, तो S सिंपली हमारे पास, M हमें पता है 1 है, तो S सिंपली हमारे पास 3 आ जाएगा, है ना, क्योंकि M + S अगर 4 है, M अगर 1 है, तो S हमारा क्या होगा, S = 4 - 1 = 3, S की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास। उसी तरह से हमारा यहाँ क्या रिलेशन है, T + S की एफिशिएंसी 6 है, और S की हमें पता है 3 है, तो सिंपली T की भी हमारे पास 3 निकल के आ जाएगी इस इक्वेशन से, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया, T2 कितना टाइम लेगा अगर अकेले काम कर रहा है। अब टोटल काम हमने 12 सपोज किया ही हुआ है, ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास जो है 12 है, T2 की एफिशिएंसी 3 है, तो इसको टाइम जो टेकन होगा T = कितना हो जाएगा, 12/3 = 4 आवर्स लगेंगे इसको। ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे अगर हम, ये वाला रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें से हमारे पास एक नहीं 2 चीज़ें रहती हैं, एक चीज़ फाइंड करनी रहती है। और एलसीएम क्यों निकालते हैं, टोटल वर्क अगर हम एलसीएम के थ्रू सपोज करते हैं तो वो ईजिली डिवाइड हो जाता है, चीज़ों में दिक्कत नहीं आती है हमें, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ओके, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन,
ठीक है। अब टाइम एंड डिस्टेंस में भी क्या रिलेशन होता है, टाइम स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, ठीक है। टाइम अब किसी भी फॉर्म में हो, डिस्टेंस किसी भी फॉर्म में हो, फॉर्मूला ये रहता है। बाकी चीज़ें हमें यूनिट्स चेंज करने पड़ सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में यूनिट्स का बहुत चेंजेस है, क्योंकि हमसे दिया क्या गया 56 किलोमीटर्स को 35 मिनट्स में 720 मीटर्स के बारे में पूछा है, और जो ऑप्शन दिए हैं वो सेकंड्स में दिए गए हैं। मतलब किलोमीटर से हमें मीटर में आना है, मिनट से हमें सेकंड्स में आना है। तो इस चीज़ का हमें इस क्वेश्चन में बस ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या हम क्या करते हैं, ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर इन 35 मिनट्स। 35 मिनट्स को अगर हम आवर्स में लिखेंगे तो क्या होगा, बस बाई 60 डिवाइड करना होता है, 35/60 आवर्स। तो इसको क्या हो जाएगा सिंपली 7/12 है ना, हाँ ठीक है, 7/12 आवर्स। तो हमसे पूछा क्या है, पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं डायरेक्टली। स्पीड क्या हो जाएगी इस रिलेशनशिप से, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हमारे पास क्या है 56 है, टाइम हमने आवर्स में निकाल ही लिया है 7/12 है ना, ये 12 ऊपर चला जाएगा और ये कट जाएगा। हमारे पास ये क्या आ जाएगा स्पीड 96 किलोमीटर्स पर आवर। अब हमसे क्या है, डिस्टेंस हमें दिया है मीटर्स में और टाइम पूछा है सेकंड्स में, तो हम इसको सिंपली क्या है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। हाँ, चाहे तो निकाला भी जा सकता है इसको, लेकिन याद रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमारा जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 16/5/3, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 16/5/3, 16 × 5/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारी स्पीड हो जाएगी। हमारे पास क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, सेकेंड्स निकालने। अब टाइम निकालने का रिलेशन क्या होता है, ऊपर वाले जो इक्वेशन है उससे, या यहीं से देख लें, टी को इधर कर लें, डिस्टेंस बाई स्पीड। हमारे पास डिस्टेंस कितनी दी है 720 मीटर्स दी है, स्पीड हमारे पास कितनी है 16 × 5/3 है, ठीक है। ये 3 ऊपर चला जाएगा, और इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं हम तो 8 2 जा 16, ये 90, और ये हमारा 45, 9, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा 9 3 27 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें बस हमें यूनिट्स का ध्यान रखना था। अब क्या हमारे पास, अ मैन ट्रेवल सम डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 12 km/h, रिटर्न्स एंड स्पीड ऑफ 8 km/h। टोटल टाइम जो उन्होंने लिया वो लिया 3 hours 45 minutes, ठीक है। तो कोई भी होगा आदमी, वो ए पॉइंट से मान लो बी पॉइंट तक जा रहा है, इसकी डिस्टेंस बीच की मान लेते हैं डी है, ये 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस डी है। जाने की स्पीड क्या है ए से बी 12 km/h, आने की स्पीड क्या है 8 km/h। अच्छा, एक बार डी डिस्टेंस गया, एक बार डी डिस्टेंस आया, तो टोटल डिस्टेंस हम कह सकते हैं कि 2d होगी, क्योंकि एक बार डी डिस्टेंस गया, एक बार डी डिस्टेंस वापस आया, तो 2d हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। अब हमसे कहा क्या गया है कि डी डिस्टेंस वो 12 का गया और 8 km/h पे वापस आया, इसमें उसको टोटल टाइम इतना लग गया, ठीक है। 3 hours 45 minutes को अगर हम 3 hours + 45 minutes को अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 45 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने का क्या, किसी भी मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने का बाय 60 डिवाइड कर देते हैं। तो इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं 3 + 15 3/4, ठीक है। ये लिख सकते हैं सिंपली आवर्स में, क्योंकि सब यूनिट सेम रहता है तो आसानी होती है। आवर्स में ये इतने आवर लगे। अब इसको हम रिलेशनशिप कैसे लिख सकते हैं, हमें ये तो पता ही है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, टोटल डिस्टेंस 2d तो है, लेकिन 2d में d डिस्टेंस इस स्पीड से कवर हुआ है 12 से, और d डिस्टेंस 8 से हुआ है, तो हम इसमें डायरेक्टली 2d/s तो लिख नहीं सकते। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि पहला जो डिस्टेंस उन्होंने वो ट्रैवल करता है डी डिस्टेंस 12 किलोमीटर से, तो इसमें कितना टाइम लगेगा पहली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जाने में, डी डिस्टेंस वो डी इस रिलेशनशिप से कितना टाइम लगेगा, डी डिस्टेंस हमने सपोज किया ही है यहाँ पे, और स्पीड क्या है 12। उसी तरह से वापस आने में डी डिस्टेंस फिर से चलना है, टाइम कितना, स्पीड कितनी है 8 है,
तो ये वाले डी डिस्टेंस में जो टाइम टेकन होगा इस रिलेशनशिप से वो कितना होगा d/8। तो ये वाला जो टाइम है d/12 और ये वाला जो टाइम है d/8 d/8 सॉरी d/8 वो इज इक्वल टू ये पूरा टाइम नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि कहा गया क्वेश्चन में कि 12 किलोमीटर पर आवर से जितनी डिस्टेंस जाता है उतनी ही स्पीड डिस्टेंस 8 किलोमीटर पर आवर से आने में टोटल टाइम ये होता है। तो ठीक है, हमने क्या इंडिविजुअल टाइम लगा लिया कि जाते टाइम d/12 आवर्स लगे होंगे, आते टाइम d/8 आवर्स लगे होंगे। ये दोनों को मिला के ही तो ये टोटल टाइम आया होगा 3 + 3/4 आवर्स, है ना। तो यहाँ से फिर हम सिंपली क्या है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये एलसीएम वगैरह लेके और कट करके। तो ये फाइनली डी जो है, डी की वैल्यू हमारे पास 18 किलोमीटर्स आएगी, ठीक है, सिंप्लीफाई करने में। लेकिन हमसे क्या टोटल डिस्टेंस पूछा, टोटल डिस्टेंस क्या डी क्या एक साइड की निकल के आई, हमने टोटल डिस्टेंस क्या दोनों आना और जाना दोनों मिलाया मतलब 2d, तो इंटू 2 करना होगा। तो हमारा जो आंसर है वो फाइनली 36 किलोमीटर्स आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में भी कुछ रिलेशनशिप्स हमें याद होनी चाहिए, जैसे सीपी जिस पे हमने खरीदा सामान को, एसपी जिस पे हमने बेचा सामान को। प्रॉफिट क्या होता है? अगर प्रॉफिट हुआ है तो एसपी माइनस सीपी, अगर लॉस हुआ तो इस केस में एसपी छोटा होता है इसलिए सीपी माइनस एसपी। और प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो क्या होता है, ये जो प्रॉफिट निकल के आया P/CP से डिवाइड करना होता है। लॉस के केस में भी L/CP से डिवाइड करना होता है और इंटू 100, ठीक है। P की जगह चाहे तो हम इससे रिप्लेस कर दें SP माइनस CP, यहाँ पे CP माइनस SP, बट वट एवर। तो ये लॉस परसेंटेज, ये प्रॉफिट परसेंटेज, ये कुछ रिलेशनशिप हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें हमें क्या दिया है, ग्रोसर परचेज 10 kg ऑफ राइस फॉर 700। तो CP को अगर हम C से डिनोट करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ कितना दिया, 700 दिया है। ही स्पेंड सम अमाउंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन, तो ठीक है, इस केस में क्या है ना, उसने कुछ सम पार्ट ट्रांसपोर्टेशन में भी खर्च किया। इसका मतलब ये सीपी जो ये फाइनल नहीं है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड लग करना पड़ेगा, वो फाइनल हमारा सीपी हो जाएगा। तो ठीक है, उसको हम बाद में हैंडल करते हैं। फिलहाल के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को टी मान लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। तो ये फिलहाल के लिए ठीक है। अब उसने एसपी क्या दिया हुआ है, देन सेल्स इट फॉर 1400। अच्छा, एसपी हमारे पास एस मान लेते हैं, दिया है कितना 1400, ठीक है। अब क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया है हमें, कितना है 30%। और राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर में हमें ट्रांसपोर्टेशन टी निकालना है और राउंड ऑफ करना है। इसका मतलब कि कंप्लीटली डिवाइड होगी नहीं चीज़ें, कुछ ना कुछ रेशियो मतलब डेसिमल पॉइंट्स में आएगा आंसर, ठीक है। देख लेते हैं, कंसेप्ट समझ लेते हैं, बाकी आंसर तो ठीक है। कंसेप्ट ये है यहाँ पे कि अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता तब तो हम डायरेक्टली कर लेते, प्रॉफिट हमारे पास उस केस में क्या आता, एसपी माइनस सीपी हो जाता, ये हमारे पास प्रॉफिट आ जाता और प्रॉफिट परसेंट इस फॉर्मूले से हम निकाल लेते। लेकिन हमें यहाँ ना प्रॉफिट परसेंट निकालना, वो तो दिया ही है ऑलरेडी, हमें निकालना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि 700 में कुछ और जुड़ा होगा। इसके लिए सिंपली क्या है, हमने जो अच्छा शुरू में जो हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर किया था कि अगर कॉस्ट पे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंट से इंक्रीज हो रहा होगा, प्रॉफिट का मतलब ऑब्वियस है कि हमने महंगे में बेचा है किसी चीज़ को, तो प्रॉफिट परसेंट से अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो सीपी के एसपी के बराबर होगा, है ना, प्रॉफिट परसेंटेज से जो भी इंक्रीज होगा। और अगर लॉस परसेंट से डिक्रीज हो रहा होता तो वो एसपी के बराबर होता अगर लॉस होता है इन केस। तो हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में क्या देखा था कि किसी भी परसेंटेज से अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है, जैसे यहाँ पे 30% को हम 3/10 लिख सकते हैं डायरेक्टली फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इंक्रीज हो रहा है 3/10 से, इसका क्या मतलब है कि सीपी जो है, सी जो हमने यहाँ लिया है उसका सीपी ही मान लेते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड करना होगा, ठीक है। तो सीपी को अगर हम 30% से इंक्रीज करेंगे, मतलब प्रॉफिट होगा 30% का, तो हमें एसपी मिल जाएगा। 30% का इंक्रीज का क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, फैक्टर फॉर्म में, कि 10 डिनोमिनेटर एज इट इज है, 10 + 3 13, न्यूमरेटर में हमें 13 करना होगा क्योंकि हम प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करना होता है। ये इज इक्वल टू एसपी हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये रिलेशन शुरू में हमने डिस्कस किया था, फिर से उसको देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये सिंपली हम क्या कह सकते हैं, इस केस में हम ये भी कह सकते हैं सीपी, इसको उधर ले जाते हैं, इज इक्वल टू 10 इंटू SP बाई 13, और SP हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है 1400 दिया गया है, ठीक है, बाई 13।
अब हमारा जो है ना, ये सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू लगभग आएगी 1046 नहीं, फॉर 1076 पॉइंट समथिंग आएगी, 76 पॉइंट समथिंग आएगी। तो इसीलिए हमें इस क्वेश्चन में दिया भी है राउंड ऑफ करने को, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं राउंड ऑफ फॉर्म में 1076 या फिर 77, जो भी कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी इजी लगे, 1076 या 1077, क्योंकि राउंड ऑफ ही करना है इन दी एंड। इससे क्या है ना, ये हमारे पास सीपी क्या आया कि हमने 1400 रुपए में बेचा था इस चीज को, उसमें 30% प्रॉफिट हम हुआ था सीपी पे, और यहाँ पे सीपी हमारा 700 नहीं है, 700 प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ ना कुछ है, वो हमारा फाइनल सीपी है जिसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया है, जो कि 30% है। तो हमारी फाइनल एसपी मतलब 1400 बेचने पे 30% का प्रॉफिट होने पे 1400 पे हमने उसको बेचा है। तो यहाँ पे हमें ये 1076 सीपी आया ना, ये सीपी क्या है, ये सीपी होता तो हम अगर 30% पे बेचते तो वो एसपी मतलब उस केस में 1400 होता। इसका मतलब ये है कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी एडेड है इस सीपी में 1076, क्योंकि हमें जो दिया है ओरिजिनल सीपी वो तो 700 है। इसमें अगर हम 700 से एसपी को कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करते तो हमें 700 से 1400 बेचने का मतलब है कि 700 का प्रॉफिट होता, कितने पे, 700 के सीपी पे इंटू 100, मतलब ये सीधे 100% का प्रॉफिट होता है ना, 100% का प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि कॉस्ट प्राइस मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ लग गया था हमारा, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल सीपी थोड़ा बढ़ गया था, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 30% ही रह गया। तो वो जो 30% रह गया वो क्या है, ये जो हमारा सीपी निकला इस रिलेशनशिप से, इनमें से हम अगर 700 माइनस कर देते हैं तो जो हमारा कॉस्ट आएगा ना, क्योंकि हमारा जो ये वाला सीपी है ये क्या है, सी प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल टू सीपी। हमारे पास सी हमारे पास 700 दिया हुआ है, टी हमें निकालना है, और ये वाला सीपी हमारे पास आया 1076, तो टी यहाँ से हमारे पास रफली आ जाएगा 376, है ना, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा 377, ठीक है, राउंड ऑफ करने पे 377। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में बस यही था कि सीपी हमें डायरेक्टली नहीं दिया गया था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को लेके जो सीपी बन रहा है उस पर प्रॉफिट परसेंट कुछ हुआ था, तो उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगा। ओके, मूविंग अहेड। ठीक है, ये मार्क्ड प्राइस। अब मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंट और एसपी में क्या रिलेशन होता है, मार्क्ड प्राइस पे जो भी हम डिस्काउंट परसेंट देते हैं तो वो हमारा सेलिंग प्राइस बनता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एमपी मार्क्ड प्राइस माइनस जो भी डिस्काउंट है वो इज इक्वल टू एसपी होता है। सीपी और एसपी जैसा रिलेशनशिप भी एमपी में भी एमपी और एसपी में होता है, बस प्रॉफिट के केस में क्या है कि हम प्रॉफिट के केस में सीपी में ऐड कर देते हैं प्रॉफिट तो एसपी आता है, लॉस के केस में जैसे सीपी में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एसपी आता है, उसी तरह मार्क प्राइस में भी हमको डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करने पे एसपी आता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप एक ध्यान रखने की चीज़ है। और डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, अच्छा यहाँ से डिस्काउंट हमारे पास क्या आ जाएगा, एम पी माइनस एस पी इज इक्वल टू डिस्काउंट, तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, डी, जो ये डी है, बाई मार्क्ड प्राइस पे हमेशा डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है, मार्क्ड प्राइस पे इंटू 100। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मार्क्ड प्राइस क्या दिया हुआ है, मार्क्ड प्राइस हमारे पास दिया हुआ है 82,500 रुपीज़। डिस्काउंटेड प्राइस क्या दिया हुआ है, ये डिस्काउंट नहीं है, ध्यान रखना। डिस्काउंटेड प्राइस का क्या मतलब है कि डिस्काउंट होने के बाद जो प्राइस बचा है, मतलब जिस प्राइस पे उसको फाइनली बेचा जा रहा है, मतलब एसपी है ये। डिस्काउंटेड प्राइस, अवेलेबल है डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब इस प्राइस पे अवेलेबल है। अगर सीधे दिया होता कि इतना परसेंट या इतना रुपए डिस्काउंट है तो वो हमारा डी होता है, ये वाला डी। लेकिन हमें इस पे अवेलेबल है डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब इस मार्क प्राइस पे डिस्काउंट ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, मतलब इस प्राइस पे बिकेगा वो, तो हमारा डी क्या आ जाएगा, डिस्काउंट, इस रिलेशनशिप से एम पी माइनस एस पी, ये हमारा हो जाएगा 3300। ठीक है, ये दोनों को माइनस कर देंगे तो अब डिस्काउंट परसेंट का क्या फॉर्मूला था, सीधा फॉर्मूला हमें सामने लिखा है। डिस्काउंट परसेंट क्या है, डिस्काउंट 3300 है बाई मार्क प्राइस 82,500 और इंटू 100। ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये 11 से कट जाएगा 3, ये 11 से कटेगा 7 और 5 75। ठीक है, 25 इंटू 4, 25 इंटू 3, 3 और 3, तो फाइनली 4% हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, डी परसेंट 10%। फ्रैक्शन में क्या होता है 10%, हमने डिस्कस किया 1/10। ठीक है, ऑन मार्क्ड प्राइस आफ्टर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। अच्छा,
द प्रोडक्ट वॉज सोल्ड फॉर 7290। इसमें क्या है ना, एक चीज़ का ध्यान रखना कि मार्क प्राइस पर 10% हमें डिस्काउंट दिया गया था, उसके बाद कैश परसेंट का 10% और डिस्काउंट है, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट है 10% प्लस 10%। ठीक है, इसका वैसे तो फॉर्मूला है, लेकिन क्योंकि आज हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डिस्कस किया है तो हम क्यों ना इसको उसी से करके देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कोई भी वैल्यू है अगर उस पर हम 1/10 मतलब 10% का इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10 नीचे और ऊपर क्या हो जाता है 11। क्यों हो जाता है, 10 + 1 11, हमने डिस्कस किया है 11/10। ठीक है, और इसी तरह अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं 10% का तो क्या हो जाता है, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज में क्या है ना, जैसे हमें 10% का 2 बार यहाँ डिस्काउंट देना पड़ रहा है। डिस्काउंट का मतलब सिंपली होता है कि हम डिक्रीज कर रहे हैं प्राइस को, अगर प्रॉफिट होता तो इंक्रीज हो रहा होता, तो वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमें डिक्रीज वाला लगाना पड़ेगा। ठीक है, 10% से डिक्रीज हो रहा है मार्क्ड प्राइस पे। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास सक्सेसिव अगर लगाना हो, मान लो हमें 10% के इंक्रीज में सक्सेसिव फिर से 10% मिल रहा, तो हम सिंपली क्या है इंटू 11/10 कर देते। डिक्रीज हो रहा है सक्सेसिव तो इंटू 9/10 कर देते। ये तो सेम परसेंटेज के लिए। मान लो मेरे से बोला जाता है इतना डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज हो जा रहा है, कितने से 25% से। 25% का मतलब होता है 1/4। तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 5/4 से इंक्रीज हो गया। अगर डिक्रीज होता तो 3/4 से करते, ये नहीं लिखते हैं, दोनों हो गया तो दोनों कर देते। ठीक है, तो जितने भी हमें दे दे कि इतने परसेंट से इंक्रीज, इतने परसेंट से डिक्रीज, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर उतनी बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज आते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, 10% डिस्काउंट है, एसपी दिया हुआ है, 2 बार 10% का डिस्काउंट है एक्चुअली, तो मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट है। मान लो हमारे पास मार्क्ड प्राइस क्या है, मार्क्ड प्राइस हमारे पास एमपी ही मान लेते हैं, उसमें हमें 10% का डिस्काउंट मिलता है, तो एमपी माइनस 10% ऑफ एमपी, 10% का डिस्काउंट किस पे होगा, एमपी पे होगा ऑब्वियसली, है ना, इज इक्वल टू एसपी आता नॉर्मल केसेस में, यहाँ तो हमें 2 बार मिला है। तो हम इसको सिंपल अपने मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर के तरीके से क्या लिख सकते हैं, एमपी हमने जो शुरू में डिस्कस किया था कि अगर रिड्यूस हो रहा है 10% से तो सिंपली हम एमपी इंटू 9/10 कर सकते हैं। ठीक है, और ये 9/10 यहाँ पे 2 बार हो रहा है क्योंकि 2 बार डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम ये मल्टीप्लिकेशन 2 बार कर देते हैं। ठीक है, एक बार ये रिलेशनशिप सिर्फ समझाने को है, इस क्वेश्चन के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ 2 बार डिस्काउंट है, तो 9/10 2 बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार डिस्काउंट मिल रहा है, इज इक्वल टू एसपी आ जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से बहुत सिंपल हो जाएगा। एक बार मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फिर से यहाँ पे रिवाइज जरूर कर लेना। तो ये एमपी क्या हो जाएगा, ये वहाँ चला जाएगा 10 × 10 × एसपी बाई 9 × 9। एसपी हमारे पास क्या है, एसपी ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में 7290, तो एसपी हमारे पास क्या है 7290 × 10 × 10 बाई 9 × 9। अब इसको अगर 90 फाइनली 9000 हमारा मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा डायरेक्टली। इसमें समय बहुत कम लगेगा अगर हम इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से करेंगे। ओके, 9000 इसका आंसर है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसके वैसे तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसको करने के लिए हमें 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे पहली चीज़ क्या, tan थीटा को हम sin थीटा बाई cos थीटा भी लिख सकते हैं, पहला तो ये पता होना चाहिए यहाँ पे। दूसरा क्या, एक आइडेंटिटी मतलब कुछ पता होनी चाहिए हमें, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये एक आइडेंटिटी है। इसको हम 2 तरीके से और लिख सकते हैं इसी आइडेंटिटी को। अगर cos को वहाँ भेज देते हैं तो 1 माइनस cos² थीटा विल इक्वल टू sin² थीटा, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर sin² थीटा की जगह हमें 1 माइनस sin² थीटा इज इक्वल टू cos² थीटा। मतलब इसी आइडेंटिटी को लिखने का इक्वेशन के उधर भेज के ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और आइडेंटिटी क्या होती है अलजेब्रा में, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ये एक और आइडेंटिटी है अलजेब्रा की। ठीक है, ये सबका इसमें यूज़ होने वाला है, कैसे देख लेते हैं। अच्छा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू है ये 1, अगर यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है, अगर 1 हमारा a के बराबर है, b हमारा साइन थीटा के बराबर है,
तो हम क्या इस 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को इस तरह लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा लिखो या साइन थीटा का स्क्वायर, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके a प्लस बी ए माइनस बी को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली नीचे भी कॉस को भी उसी तरह से हम लिख सकते हैं, क्या 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा स्क्वायर, है ना। ये आइडेंटिटी का यूज़ करके हम ये आए। अब ये आइडेंटिटी के बाद क्या दिख ही रहा होगा हमें, ये वाला चीज़ सीधे यहाँ पुट कर सकते हैं, है ना। ये वाली आइडेंटिटी, ये दोनों 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब पहला वाला यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, टेन थीटा क्या होता है, साइन बाई कॉस। अब यहाँ पे कॉस बाई साइन है, तो ये मतलब हमारे 1 बाई टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, 1 बाई टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट दिया, साइन बाई कॉस टेन होता है, तो कॉस बाई साइन 1 बाई टेन हो जाएगा, तो 1 बाई टेन और स्क्वायर है क्योंकि, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो 1 बाई 3 बाई 10 का स्क्वायर, 10 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे रह जाएगा और स्क्वायर है तो 100 बाई 9, ठीक है। तो इसमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना था, क्वेश्चन एज सच डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन इतनी सीधी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। अब ये इस क्वेश्चन को करने में दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो हमें ये पता होना चाहिए ट्रायंगल के जो सारे एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। दूसरा पाइथागोरस थ्योरम, अगर राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, तो इसमें जो हाइपोटेनियस मतलब ए सी की जो लेंथ है ए सी स्क्वायर, उसका स्क्वायर क्या होता है, ये दोनों बाकी साइड्स बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर्स के सम के बराबर, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ का यहाँ पे यूज़ क्यों होगा, पहली बात है हमें एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं ये नहीं दिया है, लेकिन हम ये इजीली निकाल कैसे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी दिया जिसमें एंगल बी ए सी मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री के बराबर है। एंगल बी सी ए मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री के बराबर है। अब हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 के बराबर होगा। अब हमें एंगल ए और एंगल सी क्या दिया हुआ है, एंगल ए दिया हुआ 30 डिग्री, एंगल बी हमें निकालना है, एंगल सी हमें दिया 60 डिग्री, ये बना मिला के क्या होता है 80 डिग्री, तो एंगल बी हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री, तो ये हमें 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, ये निकल जाएगा। अब क्योंकि ये ट्रायंगल 90 डिग्री जब हो गया है, अब हमारे पास एसी कितना दिया हुआ, एसी की लेंथ हमारे पास 13 सेंटीमीटर दी गई है, ए बी की लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम से क्या पता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे ए सी है और कौन है ए बी भी है, ये दो है, बी सी निकालना है, तो बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपली बी सी स्क्वायर हमारा हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, ए सी हमारे पास कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 169 माइनस 144, ठीक है। ये बी सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, है ना। हमें बी सी स्क्वायर नहीं बी सी चाहिए होगा, ये तो मान लो कितना आ जाएगा 25। बी सी क्या करेंगे हम, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा विच इज ऑप्शन बी, फाइन, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है हमें डी ई एफ, ओके, जी मिड पॉइंट है डी का, ठीक है। तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की अच्छा क्या खासियत होती है कि इसके सारे साइड्स बराबर होते हैं। साइड हमें दिया गया है कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, सारे साइड 12 होंगे, और एक ये मिड पॉइंट दिया है। मिड पॉइंट का क्या मतलब है कि जिस भी साइड का, जैसे जी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ई एफ, ठीक है। तो जी अगर डी ई का मिड पॉइंट है, मतलब ये जो डी जी है और ये जो जी ई होगा हमारा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर हिस्सों में बांट देगा, देखने में नहीं लग रहा है लेकिन बराबर हो जाएंगे। तो क्योंकि ये डी ई का लेंथ हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों हिस्से क्या है 6 और 6 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, ठीक है। और ये साइड्स तो 12 के ही है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब हमसे पूछा क्या है, लेंथ ऑफ एफ जी इसकी लेंथ पूछा गया हमारे पास, ठीक है, एक्स
ये कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, एक और खासियत होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, जिस भी साइड से हम ड्रॉ करते हैं मिड पॉइंट दूसरे साइड का, जिस भी वर्टिस से मिड पॉइंट ड्रॉ करते हैं, तो जिस जगह पे मिड पॉइंट काटता है ना अपोजिट साइड को, वहाँ पे वो एक जो लाइन खींचने पे ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, मतलब 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है। अगर हम डी से एफ और ई के लिए अगर मिड पॉइंट ड्रॉ करते तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाता। सिमिलरली अगर ई से हम यहाँ करते तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाता। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट भी है और 90 डिग्री एंगल भी क्रिएट करता है। अब इससे फायदा क्या है? सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा हमारा। ये हाइपोटेनियस है, 90 के अपोजिट वाला साइड हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ जी स्क्वायर प्लस डी जी स्क्वायर। हमारे पास एफ जी निकालना है हमें, डी एफ और डी जी है, तो एफ जी स्क्वायर क्या हो जाएगा? डी एफ स्क्वायर माइनस डी जी स्क्वायर। तो ये कितना है? डी एफ हमारा 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 36। ये एफ जी स्क्वायर के बराबर है। तो एफ जी हमारे पास कितना हो जाएगा? 36 ये हो जाएगा हमारा 108 है ना? ठीक है, ठीक है। एफ जी हमारा क्या हो जाएगा? 108 का अंडर रूट क्यों? क्योंकि एफ जी स्क्वायर था। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास क्या आएगा? ये हमारा हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इसको यहाँ करता हूँ, तो हमारा सिंपली यहाँ पे सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 6√3 ऑप्शन बी। ये कैसे किया मैंने? सिंपली ये 108 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4 × 3 × 9। अंडर रूट है 4 का, मतलब अंडर रूट होता है 2, 3 का होता है 9, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया 2 × 3, और 3 का अंडर रूट हो नहीं पाएगा, वो एज इट इज़ रह जाएगा, तो ये 6√3। ठीक है, ओके, ठीक है। देन अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।